हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में ये सीखा था कि जो हमारा 5 स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो 5 स्टेजेस हमने उसमें देखी थी। तो जो वो 5 स्टेजेस थे, उन्हीं 5 स्टेजेस के बेस पर ये पूरे चैप्टर्स बनाए हुए हैं। तो ये चैप्टर और इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर और आएगा सेंसेस एंड सैंपल मेथड। दोनों में हम यही सीखेंगे कि जो डाटा होता है वो कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो चैप्टर का यही नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है क्वेश्चन, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। दोनों में मैं पहले आपको डिफरेंस बताती हूँ, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। प्राइमरी डाटा किसको कहा जाता है? प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो जिस पर्सन को कलेक्ट करना है वो खुद जाएगा और जहाँ से कलेक्ट करना है बिल्कुल उसी पॉइंट से जा कर के डाटा अपने आप खुद से क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। वो होता है प्राइमरी डाटा। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होता है जो डाटा मतलब पहले से ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट वगैरह ने कोई भी कलेक्ट कर रखा है और जिसको भी वो डाटा चाहिए वो सीधा जाएगा, उस डाटा को मतलब लेगा और उसका क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। यानी कि उसने खुद से कलेक्ट नहीं किया, वो ऑलरेडी क्या था, प्रिपेयर था, रेडी था, सिर्फ जाके उस डाटा को हमने लिया और उसका क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो वो होता है आपका सेकेंडरी डाटा। तो देखिए सबसे पहला प्राइमरी डाटा यही क्वेश्चन है कि जो डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो डाटा कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। फॉर हिज ऑन पर्पस, जो भी उसका अपना पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे मान के चलिए आपके क्लास टीचर है, ठीक है, क्लास टीचर ने ये डाटा कलेक्ट करना है कि सभी की फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तो आपकी जो टीचर होगी वो पहली बार स्टार्ट करेगी डाटा कलेक्ट करना और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक एक बच्चों से पूछेंगी कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है, मंथली इनकम कितनी है, और उसको डाटा कलेक्ट कर लेंगी। तो वो होता है आपका प्राइमरी डाटा। तो दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम दी सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब इस जो ये डाटा होता है इसको उसके ओरिजिन पॉइंट से ही कलेक्ट किया जाता है। ओरिजिन पॉइंट मतलब जहाँ से हमें वो डाटा मिलेगा सेम उसी जगह पर, मतलब उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, आई टू आई कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे और डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे। तो वो होता है आपका प्राइमरी डाटा। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। देखिए, डिफाइन सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, and which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand। कहने का मतलब है ये जो सेकेंडरी डाटा होता है ये ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, रेडी होता है और ये किसी अदर पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट होता है। जैसे मैं बताती हूँ, आपकी क्लास टीचर ने सभी बच्चों के मार्क्स की लिस्ट बनाई ये देखने के लिए कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। बट दूसरी इकोनॉमिक्स की टीचर आई, उन्होंने ये देखना है कि क्लास में लो बच्चे कौन से हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जा सके। तो वो क्या करेंगी, उनका पर्पस अलग है लेकिन फिर भी उनको मार्क्स की ज़रूरत ही पड़ेगी, तो वो उन्हीं टीचर से क्या करेंगी, सीधा बच्चों के मार्क्स लेंगी और वो देख लेंगी क्लास में किस किस को एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करानी है। तो उन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया, डाटा कलेक्ट किसने किया था, आपकी मेन क्लास टीचर ने। और जो इकोनॉमिक्स की टीचर थी उन्होंने सिर्फ उस डाटा जा करके उसको लिया और उसका यूज़ कर लिया। तो डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो जो अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट हो जाता है तो वो होता है आपका सेकेंडरी डाटा। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा।
देखिए दोनों में वही डिफरेंस है जो अभी मैंने आपको बताया है। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता है उसकी ओरिजिनलिटी में डिफरेंस होता है, मतलब उसकी जो सच्चाई होती है, जो रिलायबिलिटी होती है, जो एक्यूरेसी होती है, उसमें डिफरेंस होता है। अब आपको पता है जब कोई भी चीज़ है खुद जाके कलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, ओरिजिनल होगा। बट सेकेंडरी डाटा के ऊपर हम पूरे तरीके से बिलीव नहीं कर सकते कि ये डाटा ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि वो किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया गया है। तो प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल होता है। क्यों? बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन, क्योंकि उसके ओरिजिन पॉइंट से खुद इन्वेस्टिगेटर वो डाटा कलेक्ट करता है। बट सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल, इसलिए ये पहले से ही रेडी होता है, प्रिपेयर होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि डाटा हम नहीं कह सकते कि पूरे तरीके से ओरिजिनल है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव में इनका डिफरेंस होता है कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो बिल्कुल अपने ही पर्पज़ के लिए, जो भी पर्पज़ होता है उसी पर्पज़ के लिए वो डाटा जा कर के हम कलेक्ट करते हैं। बट सेकेंडरी डाटा पहले से किसी अदर पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया गया होता है, फिर हमें अगर वो डाटा लगता है कि हमारे लिए यूज़फुल है, भाई हमारा पर्पज़ ये है, लेकिन हम इस डाटा का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो हम जाके उसको ले लेते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी डाटा है और ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर। These data therefore do not need any adjustment for the consent study, मतलब इसमें और ज़्यादा हमें कोई एडजस्टमेंट करने की, कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सेकेंडरी डाटा किसी अदर पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया होता है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि इस डाटा में हम थोड़ा सा क्या करें, उसको एडजस्ट करें, थोड़ा चेंज करें अपने किसके अकॉर्डिंग, पर्पज़ के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। देखिए अब जब ये हम डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, तो दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस होता है। आप भी समझ गए होंगे, कॉस्ट मतलब खर्चा, किस में ज़्यादा खर्चा होगा, किस में ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे हमारे, प्राइमरी में। क्यों? प्राइमरी में जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो जाएगा, आने जाने पे खर्च होगा, बहुत टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, मेहनत लगेगी। बट सेकेंडरी डाटा में ऐसा टाइम, मनी, एफर्ट्स ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम जाते हैं सीधा, हमें एक बार में ही कम्प्लीटली डाटा मिल जाता है। तो कॉस्ट में आपको समझ आ गया होगा, प्राइमरी डाटा में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी डाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। आप देखिए प्राइमरी डाटा, अब मैंने आपको बताया वो है जो जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा और जाकर के डाटा अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेगा। अब वो कैसे कलेक्ट करता है प्राइमरी डाटा, उसको कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, कि प्राइमरी डाटा हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। एक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर्स एंड शेड्यूल, और ये 2 टाइप्स का है, मेलिंग मेथड एंड न्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है, तो अब एक एक मेथड को हम डिटेल में देखेंगे, सभी का क्या मीनिंग होता है, सूटेबिलिटी, हर मेथड को अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है, सभी के कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं, सभी के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है। तो आइए हम एक एक मेथड को उठाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसी का क्वेश्चन बना दिया है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इसकी सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर इस मेथड को हम यूज़ कर पाएंगे, मेरिट्स क्या हैं एंड डीमेरिट्स। देखिए नेम से पता चल रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है
तो लोगों से डायरेक्टली मिलता है, आमने सामने मतलब बातचीत हो करके हम डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है और हम डाटा अपना क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है पर्सनली एक एक लोगों से मिलकर अपना डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स कौन होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, देने वाले कौन होते हैं, इन्फॉर्मेंट्स। ओके, अब देखिए अब ये मेथड कहाँ कहाँ पर यूज़ करोगे। अब आप बहुत बड़े एरिया में जा कर के तो डाटा वो कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो एरिया कैसा होना चाहिए, छोटा। तो लिखा भी हुआ है कि जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज नहीं होगा, तभी हम डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। A greater degree of originality of the data is required। जब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारी नीड है कि जो डाटा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होना चाहिए। और आपको पता है ओरिजिनल हमेशा तभी होता है जब कोई काम खुद जा कर के किया जाता है, किसी अदर पर्सन ने किया है तो उसमें हम कुछ ना कुछ उस डाटा का जब यूज़ करेंगे तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, कुछ हमें सुधार करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बट जब हम खुद जाके अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो पूरे तरीके से ओरिजिनल होता है। नंबर 3, जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें क्या रखनी है, सीक्रेट रखनी है। क्योंकि जब हम खुद जाएंगे कोई चीज़ डाटा कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, वो सीक्रेट रखेंगे, किसी को भी नहीं पता चलेगा, तब ये हम मेथड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस, वही सेम, ओरिजिनलिटी जब ज़्यादा चाहिए तब यूज़ करेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तब यूज़ करेंगे। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, जब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे मिलना ज़रूरी है, उन्हीं से हमें डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करना ज़रूरी है, तब हम इस मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, आपने जब इसका मीनिंग देखा, आपने इसकी सूटेबिलिटी देखी, तो यहीं से आप अपने आप इसके मेरिट्स निकाल सकते हो, इसके डीमेरिट्स निकाल सकते हो। पहला मेरिट क्या हो जाएगा, ओरिजिनलिटी होगी। वही रीज़न क्यों होगी ओरिजिनलिटी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है। एक्यूरेसी होगी, रिलायबिलिटी होगी, ये सब एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा शुद्धता होगी, कोई उसमें एडजस्टमेंट करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। रिलायबिलिटी होगी, वही रीज़न है, क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जा कर के डाटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, इसलिए हम उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 4th पॉइंट, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए, जब खुद जाके कोई चीज़ कलेक्ट की जाती है तो हमें ऐसा भी होता है, जैसे हमें सभी की पूछनी है कि मंथली इनकम कितनी है, तो हम उसी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी पूछ सकते हैं कि कितना मंथली आप खर्च करते हो। तो जब ये भी कब पॉसिबल है, जब हम आई टू आई कॉन्टैक्ट, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं लोगों से। तो व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, जब इन्फॉर्मेंट्स से हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो जो इन्वेस्टिगेटर है मे ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, उसी से रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो भी पूछ सकता है। यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता। जब हम खुद जाकर के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डाटा जो होगा पूरे तरीके से यूनिफॉर्मिटी होगी, उसमें एक रूपता होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ इनकम पूछ ली, कुछ एक्सपेंडिचर पता चल गया, नहीं, वो डाटा पूरा एक जैसा होगा, सभी की उसमें क्या होगी, इनकम ही होगी। इलास्टिक होता है, इलास्टिक का मतलब अगर हम समझें, इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। मतलब जो ये डाटा होगा ना, वो जो ये मेथड होगा, ये मेथड क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें 2 से 3 पूछने तो वो भी पूछ सकते हैं, और 4 है तो 4 से अगर हमें 3 ही पूछने तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद जा कर के वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसी हमें लगेगी रिक्वायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेथड पूरे तरीके से क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा भाई, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़। मतलब प्रॉब्लम आती है जब हमें बहुत बड़े एरिया का डाटा
कलेक्ट करना होता है। तो हम बड़े एरिया में, वाइड एरियाज में इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक डीमेरिट्स है। पर्सनल बायस क्यों बोल रहा है? ये कह रहा है दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट द डाटा में लॉस देयर क्रेडिबिलिटी। कहने का मतलब ये है भाई एक ही इन्वेस्टिगेटर तो पूरे एरिया का डाटा कलेक्ट कर नहीं पाएगा, कई सारे होंगे जो इन्वेस्टिगेटर होंगे, 5-6 जो भी होंगे, वो सब अपने अपने तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो कोई कहेगा मेरा ज़्यादा बेस्ट है, कोई कहेगा मेरा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पर्सनल बाइज हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। उस वजह से जो डाटा है वो हमारा कई बार गलत भी हो सकता है। एंड लास्ट बताया इसमें कॉस्टली। भाई ये मेथड कॉस्टली तो है ही है, क्योंकि हमें जो भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस एक एक के पास जा रहे हैं, जा कर के पूछ रहे हैं, तो टाइम लग रहा है, मनी लग रही है, एफर्ट्स लग रहे हैं। तो इसलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब हमारा आता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का मेथड नंबर 2, जिसका नाम था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो अब इसी मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, वही है, नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट। यहाँ पे लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली रहते हैं। ओरल मतलब एक ही पर्सन के पास जाएंगे, सीधा उससे ओरली बातचीत करके हम क्या करेंगे, पूरे एरिया का वो डाटा कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कोई एरिया है, उसका जो मेन हेड होगा उसी के पास जाएंगे और पूरे एरिया का डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे। तो वो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड by which information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed, it's collected orally from other person। ठीक है, ये किसी भी अदर पर्सन से हम डाटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या होगा, जो उसके मेरिट्स थे वो इसके डीमेरिट्स बन जाएंगे, जो उसके डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स बन जाएंगे, क्योंकि उसी का अपोजिट है। वहाँ एक एक के पास जाके डाटा कलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो देखिए सूटेबिलिटी में क्या क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमने देखा था कि वो मेथड हम कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, स्मॉल एरियाज़ में, बट ये मेथड हम कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, लार्ज एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे क्या था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। वहाँ पे ये था कि जब हमारी नीड ये है कि हमें इन्फॉर्मेंट से मिलना ज़रूरी है, तब उस मेथड का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि एक एक इन्फॉर्मेंट से हम बात कर पाएंगे और डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, तब हम इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। थर्ड बताया कि द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। मतलब हम इस मेथड का यूज़ तब करते हैं कि जब इन्फॉर्मेंट्स हमें पता है कि वो कैपेबल नहीं है कि जो हम पूछना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से दे पाएँ। यानी कि इलिटरेसी या इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता के कारण, ठीक है, उन्हें नॉलेज नहीं है, उस वजह से वो डाटा नहीं, मतलब जो हमें क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वो हमें नहीं बता सकते। तो हम मेन पर्सन के पास जाके पूरे एरिया का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ हमारे उसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो इन्फॉर्मेंट्स हमें नहीं बता पाएंगे, उसके लिए हमें एक्सपर्ट की एक ओपिनियन की ज़रूरत है, एक राय की ज़रूरत है, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। और बताया भी है कि इस मेथड का जो यूज़ करती हैं ज़्यादातर कौन करती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो कमिटीज़ होती हैं, कमीशंस वगैरह, वो इस मेथड का क्या कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स में मैंने आपको बताया, जो उसके डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स बन जाएंगे। क्या भाई, वो वाइड में यूज़ नहीं होता था तो ये इसका मेरिट बन गया कि ये वाइड कवरेज मतलब लार्ज एरिया में इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, टाइम मनी एफर्ट्स बहुत लगता था, बट यहाँ पे ये मेथड क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि एक एक के पास हमें नहीं जाना पड़ता है।
एक्सपर्ट ओपिनियन, अभी हमने सूटेबिलिटी में देखा कि ये मेथड तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत है। तो ये एक मेरिट्स भी बन गया कि इस मेथड में हमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओपिनियन भी मिल जाती है, उनकी राय भी मिल जाती है। ये मेथड फ्री फ्रॉम बायस होता है। वहाँ पे हमने देखा था कि पर्सनल बायस हो जाता था, भाई 5 इन्फॉर्मेंट्स जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये होगा कि इसका ज़्यादा बेस्ट है या इसका, बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक ही पर्सन से हमने डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया तो कोई पर्सनल बायस यहाँ पे नहीं होता है। और लास्ट में ये बताया कि ये मेथड क्या होता है, पूरे तरीके से सिंपल है, सीधा एक के पास गए और पूरे हमने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन का पूरे एरिया का हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे भाई अब इसके डीमेरिट्स पर। तो इसके डीमेरिट्स वही बन जाएंगे जो उसके मेरिट्स थे। तो ये इसमें क्या बताया, लेस एक्यूरेट होता है, मतलब एक्यूरेसी कम होती है, लेस रिलायबिलिटी, लेस ओरिजिनलिटी, ये सब चीज़ें कम होती हैं क्योंकि हम एक एक इन्फॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे बाइस्ड क्यों बोल दिया, अब आप कहोगे पहले मेरिट्स में आ गया कि फ्री फ्रॉम होता है बाइस, यहाँ बाइस्ड बोल दिया। अब यहाँ बाइस्ड इसलिए बोला कि जो मेन हेड के पास जा रहे हैं अगर वही हमें इंफॉर्मेशन सही नहीं बताना चाह रहा है तो हमारा जो डाटा होगा वो गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउटफुल कंक्लूज़न। तो इसलिए अगर वो हमें डाटा सही नहीं बताएगा तो जो कंक्लूज़न निकलेंगे हमारे, जो हमारा रिज़ल्ट निकलेगा वो डाउटफुल होगा, पूरे तरीके से हम बिलीव नहीं कर सकते कि वो मेथड रिलायबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 2 मेथड किए जिसमें हमने पूरी डिटेल की है कि इनका क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं और क्या क्या इसके डीमेरिट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो ये दोनों मेथड किए हैं हमने, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और दूसरा क्या किया है हमने, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। फिर बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम नेक्स्ट, अब देख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अभी हमने जो किया था वही इसका मीनिंग बता दिया यहाँ पर। In the case of direct personal investigation, the investigator established direct contact with the informants। यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है और अपना डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या था, यहाँ पर इन्फॉर्मेंट से हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हैं, किसी एक ही पर्सन से हम पूरा डाटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए उसको बोला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड बताया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी कॉस्टली। बताया था आपको कि ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, टाइम एफर्ट्स मनी बहुत लगता है क्योंकि खुद जाके हम डाटा एक एक इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करते हैं। बट ये मेथड क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है क्योंकि एक ही पर्सन से पूरा एरिया का हमें डाटा मिल जाता है। नेक्स्ट बोला इसमें कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ स्मॉल। यानी कि अभी बताया था कि ये जो मेथड है ये हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कैसा होगा, जो फील्ड जहाँ का हमें डाटा कलेक्ट करना है वो स्मॉल होना चाहिए क्योंकि एक एक से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है लार्ज एरिया में। बट ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें बहुत बड़े एरिया का डाटा कलेक्ट करना है तो एक ही पर्सन से हम जाके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट में ये बताया कि इस मेथड का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हमें लोगों के कल्चर, हैबिट्स, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। ज़रूरी नहीं कि हमें अगर हिंदी लैंग्वेज के ही लोग मिलेंगे, कोई भी मिल सकते हैं, तो हमें पूरी मतलब हर तरीके की लैंग्वेज या उनके कल्चर या उनकी हैबिट्स, उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि एक ही पर्सन से पूरे एरिया का डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था भाई स्टूडेंट्स आपका इन दोनों में डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, अब आ गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मेथड नंबर 3 आ गया है। कौन सा,
ये वाला इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट, ये है मेथड नंबर 3। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो देखा है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 4 मेथड्स में से हम 2 मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेथड नंबर 3 है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।